हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारी जो सीरीज़ चल रही है 2013 पीजीटी की, उसी क्रम में आज ये लास्ट है आपका पार्ट 4। और इस पार्ट 4 को आप देखिए और इसी के साथ आपकी टीजीटी 2013 की सीरीज़ कंप्लीट होती है। उसके बाद आपका पीजीटी 2019 और टीजीटी 2019 है, मैं उसका भी क्वेश्चन वो आगे कल अपलोड करूँगी, तो आप लोग इसको देखें। अगर मेरा बनाया हुआ आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर के नाम से है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज का पहला प्रश्न है, ईड प्रतिनिधित्व करता है किसका? चेतन मन, अचेतन मन, आक्रोश, अप्रसन्नता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है अचेतन मन। ईड किसका प्रतिनिधित्व करेगा? अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जो दिया गया है ये सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया। उस पर 3 स्टेजेस हैं, उन्होंने कही, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ओके, सुपर ईगो। और अगर देखें तो हिंदी में इसमें क्या है? इदम, अहम और पराहम। तो ये जो है इसमें क्या है? इसमें चंचलता है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उस चीज़ को आप करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? इदम के अंतर्गत आता है, जो कि ये शिशुओं में, बचपन में बच्चों में देखा जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि कोई बच्चा जा रहा है और उसको भूख लगी है, और उसने देखा कि कोई चीज़ रखी हुई है, तो बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, बिना किसी से कुछ पूछे हुए वो उस चीज़ को खाने के लिए ले लेता है। ठीक है, और जो आपका वो ईगो है वो आपको सही गलत का बताता है कि कुछ चीज़ें, मतलब कि ये करना सही होगा या गलत होगा। तो एक तरह से ये प्रहरी के रूप में कार्य करता है। और जो आपका सुपर ईगो है ये एथिक्स, मतलब नैतिकता की बात करता है। तो इस प्रकार सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा ये 3 चीज़ें दी गई, कॉन्सेप्ट इदम, अहम और पराहम का। हमारा दूसरा प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है? निर्जलीकरण, बुखार, खांसी या सिर दर्द। तो जीवन रक्षक घोल ये हमें किस में दिया जाता है? डिहाइड्रेशन में। ठीक है, निर्जलीकरण में। और क्या जीवन रक्षक घोल हमारा क्या है? ORS। ठीक, इसमें क्या इसका जो ये घोल होता है, इसमें क्या 1 चम्मच चीनी और थोड़ा 1 चुटकी नमक 1 गिलास पानी में करके ये दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है ये घोल? निर्जलीकरण, मतलब डिहाइड्रेशन, जैसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, लूज मोशन आ रहा है, हाँ, तो इसमें क्या जीवन रक्षक घोल को दिया जाता है। बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है, आपको जिसके यहाँ छोटे बच्चे होंगे वो देखते होंगे कि अक्सर डॉक्टर्स इस तरह का एक पैकेट में एक पाउडर देते हैं और कहते हैं इसको पानी में मिला करके टाइम से 2 बार या 3 बार 4 बार, जैसी उसकी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार दिया जाता है। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है 1%, 0.1%, 0.01% और 1.1%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है 0.1%। डोमेस्टिक सीवेज जो है उसमें किसी उस तरह की अशुद्धि नहीं होती। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर की नालियों से जो पानी बहता है उसमें क्या होता है? उसमें इस तरह की कोई गंदगी नहीं होती कि कोई केमिकल है उसमें कि जो कि बहुत नुकसानदायक है और जल को पूरा प्रदूषित कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक सीवेज जो है उसमें अशुद्धि बहुत कम होती है, और वो शुद्ध कितना होता है? 99.9% शुद्ध जल होता है भार के अनुसार, तथा शेष 0.1% अन्य धूली एवं निलंबित अशुद्धियाँ होती है, जिसमें साबुन, सर्फ का पानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डोमेस्टिक सीवेज के अंतर तो 0.1% यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक आपका 10 सितंबर 1883, 1 जुलाई 1884, 4 अगस्त 1985, 6 जनवरी 1987। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 6 जनवरी 1987। 6 जनवरी 1987 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू किया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ किसी भी वस्तु की खरीदारी में कमी की गई है, उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छर के द्वारा फैलती है? मतलब एडीज जो मच्छर है उससे कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एडीज नामक के मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मलेरिया हमारी मादा एनाफिलिस से फैलती है, और जो फाइलेरिया है ये फ्यूलेक्स मच्छर जो कि मोनसाइडिस प्रजाति का होता है। ठीक है, मैनसाइडिस प्रजाति का है आपका जो ये मच्छर है फ्यूलेक्स, या ये आपका कौन सी प्रजाति है? मैनसॉइडिस प्रजाति का होता है। और ये क्या होता है, जब काटता है तो बॉडी में धागे के समान एक परजीवी छोड़ देता है, जिससे कि फाइलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। अच्छा, चिकनगुनिया और मलेरिया तो हम लोग जानते हैं कि ये इसमें क्या होता है, आपका फीवर है और इस तरह से वो पेन्स। चिकनगुनिया में क्या होता है, जितने जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मलेरिया में क्या होता है, आपका फीवर आता है, सर में बहुत दर्द होता है। और अच्छा, फाइलेरिया में क्या होता है, फाइलेरिया को हाथी पाँव नामक बीमारी से भी जानते हैं। मतलब पैर कैसे हो जाते हैं, बहुत ही मोटे मोटे से हो जाते हैं। एलिफेंट लेग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन काइम, विली, रस, पेप्सिन। तो आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। विली तो हमारे छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो विली कहलाते हैं। पेप्सिन उस पर प्रोटीन पर काम करने वाला एंजाइम है। ठीक तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है काइम। और काइम ये कहाँ रहता है? ये हमारे अमाशय में रहता है। अमाशय में जो पित्त रस वगैरह जो उसमें आकर के मिलते हैं, तो भोजन पिसा हुआ काइम के रूप में वहाँ पर, मतलब पिसा पिसा सा भोजन हो जाता है, तो वो उसको हम काइम की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। आयोजन, संगठन, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, आयोजन, क्रियान्वयन, संगठन, मूल्यांकन, आयोजन, मूल्यांकन, संगठन, क्रियान्वयन। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी करेक्ट होता है। आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग और इवेल्युएटिंग। ठीक है, तो इवेल्युएशन, इस तरह से ये जो 4 स्टेप हैं ये किसके? आपके गृह प्रबंध प्रक्रिया के स्टेप हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? काला, लाल, हरा, पीला। ठीक है, तो यहाँ पे तटस्थ रंग से मतलब न्यूट्रल कलर से है, तो यहाँ ब्लैक कलर न्यूट्रल है। और आप जान लें कि ब्लैक और आपका वाइट है, वाइट और ब्लैक ये दोनों कलर कौन से हैं? तटस्थ रंग हैं। और साथ साथ में उदासीन रंग भी पूछेगा, तो आपका ब्लैक, ग्रे, ये सब भी उदासीन रंग के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है? सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयॉन रेशे में, रेशम रेशे में। तो सबसे अधिक आर्द्रता किस में पाई जाती है? मतलब कि पानी खींचने की क्षमता या जलवाष्प वातावरण से खींचने की क्षमता किस में होती है? तो ये हमारे सूती रेशे में होती है। तो सूती रेशा जो हमारा ऐसा है कि जो सबसे अधिक पानी खींचता है। और अवशोषकता के गुण में सबसे बढ़िया आपका कॉटन का ही रेशा है, और ये कौन से प्राकृतिक सेल्यूलोजिक रेशे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है? बांझपन विरोधी आपका कौन सा विटामिन है? तो इसमें है आपका विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? मतलब ये क्या करता है कि जो ये प्रोडक्टिविटी को आपके स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है, और इसकी कमी से क्या बांझपन नामक रोग हो जाता है। और अगर इसकी कमी होती है तो स्त्रियों में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाता है, तथा पुरुषों में शुक्राणु कोशिकाओं में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन ई का जो करेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो विटामिन ई है। और विटामिन ई साथ साथ में सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। स्टेपल तंतु का उदाहरण क्या है? रेशम है, जूट है, डेक्रोन है, नायलॉन है। आप यहाँ पर देखें
तो जूट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों इसका जूट करेक्ट आंसर होगा? रेशा हम लोग जानते हैं फिलामेंट फाइबर है, और डेक्रॉन और नायलॉन ये आपका सिंथेटिक फाइबर है, और हम जानते हैं मनचाही लंबाई इन रेशों के द्वारा ली जा सकती है। अगर आपको फाइबर पढ़ना है, प्राइमरी उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और पूरा फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है, आप देखें। तो शुरू में ही जो हमारा टेक्सटाइल इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल करके शुरू के जो आपके 2-3 वीडियो हैं टेक्सटाइल के, उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़ उस पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दृश्य सामग्री नहीं है? श्यामपट्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, चलचित्र। ठीक है, तो इसमें दृश्य सामग्री नहीं है। श्यामपट्ट आपका दृश्य सामग्री है, हाँ है, पोस्टर भी है, फ्लैश कार्ड भी है, ठीक है। और लेकिन जो चलचित्र है, इसमें चलचित्र क्या है कि इसमें साथ साथ में मतलब बोलने के साथ साथ क्या सुनने की भी आवाज़ आती है, तो इसलिए ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र हैं, नए सूते व माड़ लगे कपड़े, पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होते हैं पुराने सूती व कोमल वस्त्र होने चाहिए। ये माड़ लगे कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिशु की त्वचा बहुत कोमल होती है और उस पर रैशेस पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? डॉक्टर, डाइटिशियन, नर्स एवं गृहिणी। आहार चिकित्सा क्या पूछ रहा है ना, थेरापेटिक न्यूट्रिशन, ना कि हॉस्पिटल में रहने की बात पूछ रहा है। तो मतलब इसमें जो आहार के द्वारा जो चिकित्सा की जाएगी वो हमेशा किसके द्वारा? डाइटिशियन के द्वारा की जाएगी। और डाइटिशियन क्या होती हैं? जो डाइटिशियन होती हैं, जो बड़े बड़े से हॉस्पिटल होते हैं उसमें डाइटिशियन होती हैं, और साथ ही साथ कुछ होटल्स में भी अगर आपको अपने जैसे बहुत कॉन्शियस हैं आप अपने फिगर को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो होटल में भी इस तरह के खाने आपको उपलब्ध हो जाते हैं। और इनकी नियुक्ति मतलब किसके लिए की जाती है जो इस तरह के खाने उपलब्ध कराते हैं? तो वो क्या है? हमारी डाइटिशियन है, जो कि आपके शरीर की आवश्यकता अनुसार आपके पूरा मेन्यू प्लान करती हैं और आपको वो भोजन उसी हिसाब से दिया जाता है। रोगियों की चिकित्सा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है हमारा, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं शिराओं से, हृदय से, पेट से, मांसपेशियों से। तो धमनियाँ कहाँ ले करके जाती हैं रक्त को? तो धमनियाँ रक्त को ले करके जाती हैं हृदय से। ठीक, तो ये कहाँ से लेकर के जाती हैं? ये हृदय से लेकर के जाती हैं। और ये हृदय से कहाँ? ये धमनियाँ रक्त ले जाती हैं हृदय से, ठीक, शुद्ध रक्त को लेकर के जाती हैं और पूरे बॉडी में इसका संचरण करवाती हैं, ठीक। और अशुद्ध रक्त क्या करता है? वो शरीर से क्या मतलब शरीर उसमें जो शिराएं हमारी होती हैं उसमें क्या वो होती है? उसमें अशुद्ध रक्त प्रेजेंट होता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, मलेरिया, जुकाम, निमोनिया और अमीबियासिस, ठीक है, अमीबिया से जो होता है, अमीबा से। तो मलेरिया हो गया आपका, जुकाम हो गया, निमोनिया। तो यहाँ पर ये मलेरिया आपका परजीवी से फैलने वाला रोग है, जुकाम आपका वायरस से होने वाला है, अनीमिया ये अमीबा से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है आपका? निमोनिया है। और निमोनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर इन्होंने निमोनिया को माना है। तो निमोनिया आप देखेंगे तो उसमें कुछ वायरसेस की भी बात हुई है और बैक्टीरिया की भी बात हुई है, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर्गत वो आता है। और निमोनिया, हाँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, आहार चिकित्सा जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो वहाँ पर स्लाइड ओबेसिटी है,
मॉडरेट ओबेसिटी है, सीवियर ओबेसिटी है और ग्रॉस ओबेसिटी है। तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपकी मॉडरेट ओबेसिटी। वो आपकी किसके अंतर्गत आता है? वो मॉडरेट ओबेसिटी की अंतर्गत आता है। अगला है प्रश्न है, इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? मतलब यूवी रेज जो आती हैं उनको कौन सोखता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होता है ओजोन। ये जो ओजोन है ये क्या करती है? हमारी यूवी रेज जो कि हानिकारक किरणें हैं उनको सोखने का कार्य करती हैं। तो इसलिए जो हमारा सबसे पहले जो हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उसमें क्या होता है? ओजोन की परत है और ओजोन की परत इसको सोख लेती है, इसीलिए यहाँ पर इसको गुड ओजोन कहा जाता है। हाँ, ओजोन की परत जो यहाँ पे सोख लेती है इसीलिए इसको गुड ओजोन भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन शरीर के लिए नाइट्रोजन क्या? शरीर के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पतला कर देता है, खून में ऑक्सीजन को घोल देता है, वायु की सघनता को कम करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ऑक्सीजन को पतला कर देने का कार्य करता है। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट होता है। और अगर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है? सॉरी, शरीर में नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? तो 78% है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, लोहा। करेक्ट आंसर होता है सोडियम। धड़कन को नियंत्रित करने की बात आएगी तो पोटेशियम की बात हम करते हैं, और जब रक्तचाप बढ़ने की बात आएगी तो हम सोडियम की बात करते हैं। ये धड़कन को बढ़ा देता है, रक्तचाप को उच्च करने का कार्य करता है, और पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, विकास का क्रम है क्या है? धड़, पैर, गर्दन, सिर, मुख, मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर, सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका, ये आपका जो सिर से जो विकास होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चे का विकास नियमानुसार क्रमिक तरीके से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैर। मतलब ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर विकास होता है और यही इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, रग प्रकार है किसका? दीवार बिछावन, फर्श बिछावन, छत बिछावन, उपयुक्त सभी। रग्स जो कि ज़मीन पर बिछाए जाते हैं वो क्या है आपके? फर्श बिछावन। कारपेट्स की बात कर रहा है, कालीन की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, वसा अघुलनशील है ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्रोक्लोराइड में और क्लोराइड में। तो वसा अघुलनशील है, ईथर में घुलनशील है, ठीक है, क्लोराइड में भी घुलनशील है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पानी में। वसा अघुलनशील है किसमें? पानी में नहीं घुलती है, ईथर में घुल जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में और क्लोराइड में। आप यहाँ से एक प्रश्न भी बना सकते हैं कि वसा किसमें घुलेगी? ईथर में, क्लोराइड में, टेट्राक्लोराइड में और क्लोराइड। तो क्लोराइड सेम हो गया। अगर क्लोराइड आपको देखने को मिलता है तो आपका करेक्ट आंसर होता है ईथर। तो हम सभी जानते हैं ईथर में वसा क्या है? घुलनशील है। तो अघुलनशील किस में है? आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है, पानी में। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा होती है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक स्थानिक होती है, शैक्षणिक गतिविधि है। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पहला और दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है आंसर नंबर बी, पहला और दूसरा। संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक नहीं होती, कोई संस्थान नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो औपचारिक शिक्षा जो आपको दी जा रही है वो शिक्षा शैक्षणिक कोई गतिविधि नहीं है, वो आपको किसी भी क्षेत्र में दी जा सकती है। तो व्यवस्थित तो नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो संगठित एवं व्यवस्थित होती है, जिसकी संरचना एवं समय कोई निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर आपका आप देखेंगे कि व्यवस्थित और संगठित यही सबसे ज़्यादा सही आंसर है। तो इसलिए ये आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न है,
गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो उसके लिए उसे कैसा भोजन देना चाहिए? वसा युक्त भोजन, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन, छिलकेदार और हरी सब्जियां खानी चाहिए, अधिक कार्बोज युक्त भोजन देना चाहिए। तो छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां क्यों? क्योंकि इनमें क्या रफेज पाया जाएगा, फाइबर्स पाए जाएंगे जो कि कब्ज को कम करते हैं और हमारे जो इंटेस्टाइन हैं, जो हमारे गट्स हैं, उनमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है? तो हम सभी जानते हैं कि राजधानी दिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित प्रदेश है। विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है। विटामिन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या रहेगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। घुलनशील है जल में, वसा में, मरकरी में, सल्फर में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको क्या बताया था? जब हम विटामिन है तो इसमें एक क्या हो गई? वाटर सॉल्युबल और एक क्या हो गई? फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आपका बी और सी और जो बचा सब फैट सॉल्युबल में चले गए। तो बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो बी हमारा जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो इसलिए ये जल में, ठीक, करेक्ट आंसर आपका जल होता है। 1 ग्राम वसा देता है 0.009 किलो कैलोरी, 0.9 नहीं है, ये 0.9 है, ठीक है, क्या है आपका? 0.9 है। कैलोरी ऊर्जा 0.9 कैलोरी ऊर्जा और 9 कैलोरी ऊर्जा। तो आज जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा कितना? 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में से नहीं है? प्रोजेस्टेरॉन, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय और डिम्ब वाहिनियां। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिम्ब वाहिनी, ये डिम्ब ग्रंथियां, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय, ये सभी किसके हैं? ये महिला प्रजनन अंग हैं। और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये अंग नहीं है। 2 तरह के हमने बताया था आपको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हैं 2 आपके वो हैं हार्मोन्स हैं जो कि महिलाओं में पाए जाने वाले, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ना कि प्रजनन अंग। तो करेक्ट आंसर नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है? अधिग्रहण, नवप्रवर्तन, पहल, कार्य विभाजन। प्रबंधन का कौन सा कार्य है? तो प्रबंधन का कार्य है कि बढ़िया प्रबंधन तभी होता है ना जब क्या आपका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से हो और टीम वर्क अच्छे से हो। तो यहाँ पर कार्य का विभाजन, अलग अलग कार्य लोगों को दिया जाता है, तो यहाँ कार्य का विभाजन करेक्ट आंसर होता है। पहला मानव निर्मित रेशा क्या है? आर्लान, डेकरान, रेयान, नायलॉन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कि आपका पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन है। नायलॉन आपका करेक्ट आंसर है। मानव द्वारा पहला निर्मित रेशा नायलॉन है, जिसको सन 1884 ईस्वी में पहली बार बनाया गया। नायलॉन का प्रयोग मुद्रण के क्षेत्र में भी किया जाता है, ठीक, मुद्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी बनाने, मैन्युफैक्चरिंग में उसका काम होता है। तो नायलॉन का सबसे पहले कब? 1884 में इसको सबसे पहली बार बनाया गया। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए? अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन तथा कम कैलोरी, कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी, कम प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी। तो सबसे पहले हम छांट लेंगे जिसमें अधिक प्रोटीन होगी। तो अधिक प्रोटीन वाले 2 हैं, लेकिन कैलोरी, क्या ऊर्जा की कमी? नहीं, ऊर्जा की कमी आपको याद होगा तो ज्वर में क्या ऊर्जा की मात्रा उच्च कर दी जाती है ना, तो क्या होता है? क्षय रोग में तो खांसी आती है और साथ में बुखार भी रहता है ना, तो अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर किसी का आपने सुना, मतलब आपने मील देखी होगी तो उसमें एक्स का जरूर वर्णन रहता है। तो इसमें क्या होता है? अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, लेटी के अंतर्गत आते हैं, कहाँ गई भाई लेटी? अच्छा, ये क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। MMR, DPT का और हेपेटाइटिस का टीका, ठीक है। तो DPT का टीका आपका ये हो गया, MMR मीजल मम्स रूबेला हो गया, और DPT का टीका हो गया, और BCG का टीका। तो क्षय रोग के लिए सबसे पहले किस चीज़ का पहला टीका? BCG हमेशा याद रखना है, और ये क्षय रोग के लिए होता है। और DPT का टीका आपका पोलियो के लिए होता है। और अगला प्रश्न है,
लेटी के अंतर्गत आते हैं संतुलन रेखाकार, तौलिया, कपास, जूट और विब है, नाइट गाउन, डायपर, ऊन, नायलॉन, शीशा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि लेटी होता क्या है। लेटी क्या है, नवजात शिशु के लिए, न्यूबॉर्न बेबी जो है वो जो उनके पूरे वस्त्रों का एक संग्रह होता है, वही लेटी के अंतर्गत आता है। अगर आप याद करें तो अक्सर जॉनसन का जो किट आता है जिसमें बच्चों की बिब होती है, डाइपर्स होते हैं और बहुत सारे सामान, जो पूरी किट होती है जो न्यूबॉर्न बेबी की, जब आप हम मांगते हैं, किसी को बेबी होता है घर में गिफ्ट करने के लिए तो वो पूरा मिलता है ना, तो बस वही है ये लेटी के अंतर्गत। लेटी क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी का क्लोथ सेट, ठीक है, जो उसके यूज़ के लिए पूरा होता है। उसके अंदर विप आते हैं, नाइट गाउन होते हैं, डायपर आते हैं और टॉवेल्स तो आती ही हैं। तौलिया जो इसमें दिया वो भी उसके अंतर्गत आएगी और फिर उसके बाद उसके पहनने वाले कपड़े, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटी क्या है, वो बच्चों का जो नवजात शिशु की वस्त्र वाली जो पूरी एसेसरीज होती है उसी को हम लेटी कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है। फिर उसके बाद किस वनस्पति स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है। ग्लूटेन वाला क्वेश्चन बहुत आता है और ये क्या है, ये आंत का एक तरह से इन्फेक्शन है। जो लोग ग्लूटेन से इन्फेक्टेड होते हैं तो ग्लूटेन किस में पाया जाता है, ये गेहूं में होता है और वनस्पति स्रोत में ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं में। और गेहूं वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो ये बीमारी होती है ग्लूटेन वाली, उसमें क्या होता है कि उनसे उनको इन्फेक्शन होता है और लूज मोशंस होने लगते हैं और भी बहुत सारी एलर्जीज उनसे होने लगती है। तो ग्लूटेन एलर्जी आपने देखा भी होगा, ग्लूटेन फ्री डाइट भी होती है जिसमें कि गेहूं का प्रयोग नहीं होता है। एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई, हमने बताया था आपको 2 अक्टूबर 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, कॉटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक क्या है। शारीरिक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है, कॉटजिन ने क्या कहा, इसको प्रयोगात्मक विज्ञान कहा। गृह प्रबंध को क्या कहा इन्होंने, प्रयोगात्मक विज्ञान। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ हुआ है, ये आपका 1976 में, 1977 में, 1980 में और 1984 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है परिवार कल्याण कार्यक्रम आपका 1977 में आरंभ हुआ, ठीक है। और यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान था। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को सीमित करके अच्छे रहन सहन की प्रेरणा प्रदान करते हैं और यही कार्यक्रम हुआ था। इसी कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी के द्वारा नसबंदी प्रोग्राम कराया गया था। जल शुद्धिकरण के रासायनिक विधियों में क्लोरीन किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मतलब जल को जब हम शुद्ध करते हैं तो क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, इनमें से कोई नहीं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और कुएं में भी सफाई करने के लिए या फिर हम लोग अपने घर में भी साफ सफाई के लिए किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। पानी में जो ब्लीच रहता है वो क्या, यही ब्लीचिंग पाउडर ही है और कुएं के पानी में इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है। विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था, प्रारंभिक और इनमें से कोई नहीं। जीवन चक्र की अंतिम अवस्था। अच्छा, जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो है आपकी प्रारंभिक अवस्था है, दूसरी है आपकी विस्तृत अवस्था है जिसमें एक्सटेंशन होता है परिवार का, और तीसरी होती है आपकी संकुचित अवस्था, ठीक है। ये तीसरी कौन सी है, संकुचित अवस्था, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली अवस्था है जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, मतलब शादी हो गई और अपना घर गृहस्थी बना रहे हैं और फिर उसके बाद विस्तृत अवस्था में बच्चे हुए, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें आएंगी। और संकुचित अवस्था में सारे बच्चे सेटल हो गए, सब अपना अपना काम करने लगे और माता पिता घर में अकेले रह गए। और ये कौन सी अवस्था है, संकुचित अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है, ये हमारी संकुचित अवस्था है। अगला प्रश्न है, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। ये आपका धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। तो हमेशा सुई का चयन कपड़े की किस्म के अनुसार किया जाता है। सामान्य रूप से जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो कितने नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं, 16 नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आपका
पीजीटी 2013 का पेपर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और जो भी आपको क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से नहीं होना चाहिए तो आप मुझे बताएं। और आज का प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मुझे लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़िए। फिर अगला हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं और दूसरा प्रश्न है कि हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया कौन सा रोग है? अगर इसके बारे में भी अगर आप पढ़ लें, मतलब कि पढ़ करके आप अगर आता है आपको तो वैसे ही कमेंट करें। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, हार्मोन्स में गड़बड़ी, हीनताजन, अनुवांशिक और कवकीय संक्रमण। ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग के बारे में जो भी आपको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रेंथ दें। ओके, थैंक यू।